नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 24 से लेकर 31 जुलाई 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो along with its PDF with full description in English is available on MPN Academy app. The course name is 68th BPSC Current Affairs course in English. पहला प्रश्न है, कारगिल युद्ध से संबंधित किस पॉइंट का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पॉइंट 5140। द्रास में पॉइंट 5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर 30 जुलाई को भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के उपलक्ष्य में गन हिल के रूप में बदल दिया गया और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि दी गई। ये जो पॉइंट है, इस पर कब्जा करने का कार्य लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी की कमान में 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को सौंपा गया था। पॉइंट 5140 टोलोलिंग रिंग लाइन का उच्चतम बिंदु है। भारतीय सेना ने, याद रखिएगा, 26 जुलाई 1999 को कारगिल लद्दाख में पाकिस्तानी सैनिकों के साथ लगभग 3 महीने की लंबी लड़ाई के अंत की घोषणा करते हुए ऑपरेशन विजय की सफल परिणति की घोषणा की। भारत का ध्वज संहिता कब लागू किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 2002। न्यूज में क्यों है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को दिन और रात में फहराने की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार ने 20 जुलाई को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया। पहले तिरंगा केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही फहराया जा सकता था। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के भाग 2 के पैरा 2.2 के खंड 11 को संशोधित किया गया है, जिस कारण भारत का राष्ट्रीय ध्वज अब रात और दिन कभी भी फहराया जा सकता है। यह केंद्र के हर घर तिरंगा अभियान को गति देने के लिए किया गया था, जिसका आयोजन 13 से 15 अगस्त के बीच किया गया। हाल ही में रामसर सूची में शामिल कारीकिली पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 26 जुलाई को कहा कि रामसर संधि के तहत 5 और भारतीय स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई है। यह पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु के कांचीपुर जिले में स्थित लगभग 61 हेक्टेयर क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्र है। अभ्यारण्य चेंगलपट्टू के दक्षिण में चेन्नई से लगभग 75 किलोमीटर दूर में है। रामसर सूची में शामिल पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यह भी तमिलनाडु में। रामसर सम्मेलन एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है, जिसे यूनेस्को द्वारा 2 फरवरी 1971, याद रखिएगा ये साल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, को स्थापित किया गया था। कन्वेंशन का नाम कैस्पियन सागर पर ईरान का एक शहर है रामसर, इसी के शहर से पड़ा है, इसीलिए रामसर कन्वेंशन कहा जाता है, जहां पर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। रामसर सम्मेलन 1975 में लागू हुआ। पल्लीकरनई आर्द्र भूमि चेन्नई तमिलनाडु में स्थित एक मीठे पानी का दलदल है। यह शहर का एकमात्र जीवित आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र है। इसकी गणना दक्षिण भारत के अंतिम शेष प्राकृतिक आर्द्र भूमि में की जाती है। रामसर सूची में शामिल पिचवरम मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये भी तमिलनाडु में। पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में चिदम्बरम के पास एक गांव में स्थित है। पिचवरम में मैंग्रोव वन से आच्छादित पानी के विशाल विस्तार में कई द्वीप शामिल है। पिचवरम मैंग्रोव वन भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है, जो लगभग 1100 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है। यह रेत की पट्टी द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होता है। बायोटोप में एविसेनिया और राइजोफोरा जैसी प्रजातियां शामिल है। यह आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण शेल और फिनफिश की दुर्लभ किस्मों के अस्तित्व का भी समर्थन करता है। जो छात्र इस YouTube चैनल पर जारी सभी करंट अफेयर्स वीडियोस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आपको एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स PDFs की आवश्यकता क्यों है। एमपीएन एकेडमी PDFs ही क्यों? दोस्तों, हमने करके दिखाया है। पिछले 3 वर्षों में 4 महत्वपूर्ण एग्जाम्स हुए हैं और उसमें एमपीएन एकेडमी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है,
आइए आपको दिखाते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 2020 में 27 दिसंबर को, जिसमें से 41 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स सेक्शन से। 36 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस कितना रहा? 87.80%। 2021 में बीपीएससी द्वारा कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया था, तो हमने सेकेंड बेस्ट एग्जाम को लिया है बिहार एसआई प्रीलिम्स एग्जाम 2021। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 36 करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 31 टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा 86.11%। यह एग्जाम 26 दिसंबर को हुआ था। 2022 में 2 परीक्षा हुई है। एक परीक्षा तो रद्द हो गई है, कैंसिल हो गई है पेपर लीक के कारण से। 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 2022 8 मई को यह एग्जाम हुआ था, जिसमें से 30 प्रश्न करंट अफेयर्स सेक्शन से पूछे गए थे। 26 टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 86.77%। अभी रिसेंटली बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई है 15 मई को, जिसमें 35 करंट अफेयर सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। तो आपने देखा कि किस प्रकार से पिछले 4 परीक्षा में 85% से ज़्यादा प्रश्न एमपीएन अकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से टैली हुआ है। दोस्तों, इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स क्वेश्चन और एमपीएन अकेडमी में कहां से टैली हुआ है पूरे प्रमाण के साथ वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एमपीएन अकेडमी और इस प्रकार से ये लोगो दिखेगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों, यदि आप 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का री एग्जाम देने वाले हैं या 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इससे आपको करंट अफेयर्स सेक्शन में रिसेंट ईयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैटर्न का पता चलेगा। साथ ही साथ एमपीएन अकेडमी पीडीएफ को कैसे इस्तेमाल आपको करना है ये भी पता चलेगा। आइए अब चर्चा करते हैं कि इन पीडीएफ कोर्स में किस प्रकार की सामग्री मिलेगी आपको। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी और 68वीं बीपीएससी दोनों का कोर्स उपलब्ध है करंट अफेयर्स का। इन करंट अफेयर्स के साल भर के कंटेंट को रिवाइज करने में आपको केवल 18 घंटे का समय लगेगा। कैसे? देखिए, 3 प्रकार के कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज फॉर्मेट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का। इसमें आपको 50 पीडीएफ मिलेगा साल भर में। 1 महीने में 4 पीडीएफ मिलती है, तो 12 महीने का 48 पीडीएफ हो गया। एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट, कुल मिला के 50 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप इन वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। सेकेंड नंबर पे है मासिक करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स में। ये आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मिलेगा। 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग आधा घंटा का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। थर्ड नंबर का कंटेंट है वो है बिहार मंथली करंट अफेयर्स, बिहार मासिक करंट अफेयर्स। इसमें एमसीक्यूज भी मिलेगी और शॉर्ट नोट्स भी मिलेगी। इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने के 12 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर लेंगे। तो कुल 18 घंटे में आप 1 साल भर के कंटेंट को रिवाइज कर लेंगे। ध्यान में रखिएगा कि 67वीं बीपीएससी का जो एग्जाम है वो काफ़ी डिले हो गया है। इसे आपको नवंबर 2020 से स्टडी करना है और एग्जाम डेट से जस्ट 1 महीने पहले तक। तो लगभग 1.5 साल का कंटेंट आपको स्टडी करना है इसमें, तो लगभग आपको 25 घंटे का समय लगेगा, एक बार आप रिवाइज कर पाएंगे। यदि एग्जाम से पहले 5 से 6 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका परफॉर्मेंस आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ जाएगा। 68वीं बीपीएससी के लिए कंटेंट जनवरी 2022 से दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको ये पीडीएफ मिलेगा कैसे? आपको एमपीएन अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप एमपीएन अकेडमी सर्च कीजिए, वहां पर आपको ये लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सबसे नीचे देखेंगे तो स्टोर सेक्शन मिलेगा आपको ऐप पर, वहां पर क्लिक कीजिए और 67वीं या 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स सेलेक्ट कीजिए। जैसे उसे सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। शुल्क का भुगतान करें और सभी पीडीएफ आपको कंटेंट सेक्शन में वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। रामसर सूची में हाल ही में शामिल पाला आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यह मिजोरम में स्थित है। यह मिजोरम के सियाहा जिले में स्थित है। आर्द्र भूमि निकटतम गांव फुरा से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित है और मारा स्वायत्त जिला परिषद क्षेत्र के फुरा वन रेंज के अंतर्गत आता है। 1850 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला पाला मिजोरम राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्र भूमि है। पाला आर्द्र भूमि प्रसिद्ध स्थल चिन्ह हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है, आप देख ही रहे हैं चारों तरफ, और जानवरों और पक्षियों की एक श्रृंखला सहित
पशु प्रजातियों की समृद्ध विविधता का घर है। हाल ही में रामसर सूची में शामिल सांख्य सागर झील का संबंध किस राज्य से है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। यह झील मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान की सुंदर पारिस्थितिकी का एक अभिन्न अंग है। इस झील को चांद पाठा के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा माधवराव सिंधिया जी ने वर्ष 1918 में मनिहार नदी पर बांधों का निर्माण कराते हुए सांख्य सागर नामक कृत्रिम झील और माधव तालाब का निर्माण कराया था। इस झील में बड़ी संख्या में मगरमच्छ है, जो यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहते हैं। मध्य प्रदेश को 2 दशक बाद दूसरी रामसर साइट मिली है। इससे पहले भोपाल के बड़ा तालाब, जिसे भोजताल के नाम से जाना जाता है, को रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है। हाल ही में चर्चा में रहे प्लूटो को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा कब एक बौने ग्रह की श्रेणी में डाउनग्रेड कर दिया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 2006 में। न्यूज में क्यों है? नासा ने प्लूटो की एक बहुरंगी छवि साझा की है, तस्वीर में देखिए, जो एक नए प्रकाश में बौने ग्रह की जटिल सतह को प्रदर्शित करती है। न्यू होराइजन मिशन के वैज्ञानिकों द्वारा ग्रह के अलग अलग क्षेत्रों के बीच कई सूक्ष्म रंग तरंगों को उजागर करने के लिए इंद्रधनुषी रंग की छवि बनाई गई थी। तस्वीर में ध्यान से देखिए। न्यू होराइजन 19 जनवरी 2006 को लॉन्च किया गया था। प्लूटो को 24 अगस्त 2006 ईस्वी को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। इसके लिए चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में करीब 2500 खगोलविद इकट्ठे हुए और इस विषय पर उनका मतदान भी हुआ था। इसी से संबंधित एक और प्रश्न देखिए। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 2006 में हुई मीटिंग में सौर मंडल के ग्रहों में शामिल होने के लिए इन्होंने कितने मानक तय किए थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3 मानक। इस मीटिंग में सभी के बहुमत से इस पर सहमति बनी और सौर मंडल के ग्रहों में शामिल होने के लिए 3 मानक तय किए गए थे। कौन कौन से ये मानक थे? पहला था कि ये सूर्य की परिक्रमा करता हो। दूसरा था कि ये इतना बड़ा जरूर हो कि अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका आकार लगभग गोलाकार हो जाए। और तीसरा था, इसमें इतना जोर हो कि ये बाकी पिंडों से अलग अपनी स्वतंत्र कक्षा बना सके। और यही जो तीसरा था, इसी का पालन ये प्लूटो नहीं करता है। तीसरी अपेक्षा पर प्लूटो खरा नहीं उतरता है, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा के दौरान इनकी कक्षा नेपच्यून की कक्षा से टकराती है और यही वजह रहा कि इसे प्लानेट की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। नीरज ने 24 जुलाई को अमेरिका के यूजीन में आयोजित प्रतियोगिता के फाइनल में 88.13 मीटर दूरी के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.54 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता, जबकि चेक गणराज्य के याकूब वाल्डेस को कांस्य पदक मिला। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इससे पहले महिलाओं की लंबी कूद में अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ष 2003 में कांस्य पदक जीता था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार अमेरिका में आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता में किसी भी अन्य राष्ट्र की तुलना में 3 गुना से अधिक पदक जीता है यूएसए ने। कुल कितना पदक जीता है यूएसए ने? 33 पदक जीता है, जिसमें 13 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 11 कांस्य पदक है। भारत ने मात्र 1 रजत पदक जीता नीरज चोपड़ा के रूप में, और चीन, जापान और कजाकिस्तान के बाद एशिया में चौथे स्थान पर रहा। अल्जीरिया, बुर्किना फासो, क्रोएशिया, ग्रीस और दक्षिण कोरिया ने भारत के साथ 33वां स्थान हासिल किया। तो भारत की रैंक कितनी रही? 33rd। दूसरा स्थान मिला है इथियोपिया को, तीसरा स्थान मिला है जमैका को और चौथा स्थान मिला है केन्या को। किस राज्य सरकार ने पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। यह परियोजना विशाखापट्टनम जिले के पद्मनाभम मंडल में 15 अगस्त से लागू हो गई। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी के बीच स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वार्ड और ग्राम सचिवालय में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक डॉक्टर को उपलब्ध कराया जाएगा। डॉक्टर उन रोगियों के पास जाएंगे जो गंभीर रूप से बीमार हैं और जिन्हें प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल की आवश्यकता है। 1 रुपये वाले डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध और पद्मश्री से सम्मानित
किस व्यक्ति का निधन हाल ही में कोलकाता में हो गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय। ये 84 वर्ष के थे। डॉक्टर सुशोभन पिछले 57 वर्षों से पश्चिम बंगाल के बोलपुर में 1 रुपये फीस लेकर गरीबों का इलाज कर रहे थे। इन्हें वर्ष 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सबसे अधिक रोगियों का इलाज करने के लिए इसी वर्ष इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। ये बोलपुर से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री घोषित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंदरमीत गिल। इंदरमीत गिल की नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी हो गई है। इन्होंने अमेरिकी अर्थशास्त्री कार्मेट रेनहार्ट का स्थान लिया। वर्तमान समय में गिल वर्ल्ड बैंक में इक्विटेबल ग्रोथ फाइनेंस और इंस्टीट्यूशंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। यह विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने वाले दूसरे भारतीय होंगे। इनसे पहले कौशिक बसु ने वर्ष 2012 से 2016 तक मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में काम किया था। हाल ही में प्रवासी मोनार्क तितलियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN द्वारा जारी रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लुप्तप्राय यानी इंडेंजर्ड। यह जो तितली है यह डेनॉस प्लेक्सिपस तितली की एक उप प्रजाति है जो पूरे अमेरिका प्रवास के दौरान लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा करती है। यह सबसे अधिक पहचानी जाने वाली तितली प्रजाति है जो आवश्यक परागण और वैश्विक खाद्य प्रणाली को बनाए रखने जैसी विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करती है। प्रजातियों की एक छोटी आबादी ऑस्ट्रेलिया, हवाई और भारत जैसे देशों में भी पाई जाती है। पिछले दशक में महाद्वीप में इनकी आबादी में 23 से लेकर 72% की गिरावट आई है। किस मंत्रालय ने स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला और सबसे लंबे समय तक चलने वाला तटीय सफाई अभियान है जिनमें सबसे अधिक संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। अभियान का समापन 17 सितंबर को हुआ जो कि अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य महासागरों, समुद्र तटों पर कूड़े के संचय तथा इनके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस बार ये 17 सितंबर को था। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान के तहत गतिविधि में स्वैच्छिक भागीदारी हेतु आम लोगों को पंजीकरण कराने हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इको मित्रम। देखिए यहाँ पर ये लोगो इसका। अभियान के तहत देश भर में 75 समुद्र तटों को 75 दिनों में साफ करने के लिए तटीय सफाई अभियान शुरू किया गया है। इस दिवस का उद्देश्य महासागरों, समुद्र तटों पर कूड़े के संचय तथा इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। इस अभियान के माध्यम से लोगों के बीच बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन का उद्देश्य इस बारे में जागरूक बढ़ाना है कि कैसे प्लास्टिक का उपयोग समुद्री जीवन को नष्ट कर रहा है। 2023 के ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी निम्न में से किस देश द्वारा की जाएगी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 26 जुलाई को वर्ष 2024 से 2027 तक ICC महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए 4 देशों का चयन किया है। ये 4 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भारत, इंग्लैंड और श्रीलंका। तो ये तो निर्धारण 2024 से 2027 के लिए किया गया है, लेकिन 2023 में जो विश्व कप होगा यह फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका में होगा। इस आयोजन की मेजबानी सितंबर अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश द्वारा की जाएगी। भारत इसकी मेजबानी 2025 में करेगा। इसका 2026 का संस्करण इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा और 2027 के ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका करेगी। लेकिन इसके लिए प्रतियोगिता में से क्वालिफाई होना होगा। द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनी हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 15वीं राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने 25 जुलाई को संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति पद की इन्हें शपथ दिलाई। द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं। 64 वर्षीय विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर शीर्ष संवैधानिक पद संभालने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेरा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था। 2017 से लेकर 2022 तक भारत के 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ
कोविंद। किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू भारत की नई राष्ट्रपति बनी हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। इन्होंने 1997 में राजनीति में प्रवेश करने से पहले एक स्कूल शिक्षक के रूप में शुरुआत की। इन्होंने 2015 से 2021 तक झारखंड की 9वीं राज्यपाल के रूप में कार्य किया। यह भारत की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल और ओडिशा की पहली महिला आदिवासी नेता थी जिन्हें भारतीय राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हुए रायरंगपुर निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार उड़ीसा विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। इन्होंने 6 मार्च 2000 से लेकर 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार के रूप में राज्य मंत्री के रूप में भी उड़ीसा में कार्य किया था। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस राज्य में भूमि की उत्पादकता का प्रतिशत ह्रास सबसे ज्यादा हुई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। केवल 8 राज्यों में ही 80% भूमि क्षरित हुई है। इसमें मिजोरम में सर्वाधिक 188% का ह्रास हुआ है, जबकि पंजाब दूसरे नंबर पर 80% जहां पर ह्रास हुआ है। जमीन की उत्पादकता घटने का सबसे बड़ा कारण जंगल का कटना है। देश में 15 वर्षों में 30 लाख हेक्टेयर जमीन खराब हुई है। राजस्थान में 22%, महाराष्ट्र में 15%, गुजरात में 10%, जबकि लद्दाख और झारखंड में लगभग 6% जमीन क्षरित हुई है। हाल ही में चर्चा में रही पवित्र कालीबेन नदी किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में। कालीबेन 165 किलोमीटर लंबी एक छोटी नदी है जिसे रिवुलेट कहते हैं। यह नदी होशियारपुर से शुरू होकर कपूरथला में ब्यास और सतलुज नदियों के संगम में मिलती है। इसे कालीबेन यानी काली नाला कहा जाता है क्योंकि इसमें लगभग 80 गांवों और आधा दर्जन छोटे बड़े शहरों का औद्योगिक अपशिष्ट प्रभावित होता है। न्यूज में क्यों है? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सुल्तानपुर लोधी में पवित्र कालीबेन से 1 गिलास पानी पीने के बाद बीमार पड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहा जाता है कि सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव को यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। जब गुरु नानक देव सुल्तानपुर लोधी में ठहरे हुए थे तब वे इसी नदी में स्नान करते थे। सौभाग्य योजना यानी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2017 में। इस योजना को सितंबर 2017 में आरंभ किया गया था और इसे दिसंबर 2018 तक पूरा किया जाना था, लेकिन बाद में इसकी समयावधि को बढ़ा दिया गया है। न्यूज में क्यों है? जम्मू कश्मीर में सौभाग्य योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में बिजली पहुंचाई गई है। आज़ादी के 74 साल बाद पहली बार उधमपुर जिले के ग्राम सद्दाल और डोडा जिले के गनौड़ी तांता में ग्रामीण घरों में बिजली पहुंचाई गई है। बिजली कनेक्शनों को जारी करने के लिए ग्राम ज्योति दूत, ऊर्जा विस्तार जैसे मोबाइल ऐप तैयार किए गए हैं। सभी जिलों में विद्युत मंत्रालय की सौभाग्य रथ योजना भी चलाई जा रही है। किस राज्य सरकार द्वारा शाहपुर को जनजातीय क्षेत्रों में हर घर ऊर्जा उत्सव का आयोजन किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ठाणे जिले के शाहपुर में आयोजित ऊर्जा उत्सव उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एक्ट 2047 को भेजे संदेश में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य भर में कार्यक्रम के विस्तार पर जोर दिया। इसके साथ ही सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला किया है जिससे 1,66,00,000 विद्युत उपभोक्ताओं को फायदा होगा। वहीं केंद्र सरकार ने तटीय जिलों के लिए भूमिगत केबल लगाने की योजना बनाई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस कंपनी के भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के साथ विलय की मंजूरी दी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, BBNL। BSNL के साथ भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी BBNL के विलय की घोषणा पहली बार अप्रैल 2022 में की गई थी। BBNL विशेष प्रायोजन वाहन यानी SPV है जिसे भारत नेट परियोजना को लागू करने के लिए स्थापित किया गया था। BSNL के पास वर्तमान में 6,83,000 किलोमीटर से अधिक का ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क उपलब्ध है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी USOF का उपयोग करते हुए भारत की 1,85,000 ग्राम पंचायतों में 65 लाख किलोमीटर तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। किस भाषा की चर्चित लेखिका डॉक्टर प्रतिभा रे को डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़िया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने तेलुगु भाषा और साहित्य में डॉक्टर C
नारायण रेड्डी के अमूल्य योगदान को याद करते हुए कहा, उनके लेखन ने बड़ी तादाद में तेलुगु लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। तो ये जो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी हैं, इनका संबंध है तेलुगु भाषा से, लेकिन ये जो पुरस्कार मिला है डॉक्टर प्रतिभा रे को, ये उड़िया भाषा से संबंधित हैं। उड़िया भाषा की चर्चित लेखिका डॉक्टर रे के उपन्यास और लघु कथाओं को काफी सराहा गया है तथा इनमें महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को उठाया गया है। इन्हें वर्ष 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, वर्ष 2007 में पद्मश्री एवं वर्ष 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। जुलाई 2022 के अंतिम सप्ताह में शंघाई सहयोग संगठन SCO परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन SCO परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 28 जुलाई को उज्बेकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे। इस बैठक में 15 और 16 सितंबर को समरकंद उज्बेकिस्तान में होने वाली राष्ट्राध्यक्षों की बैठक की तैयारियों पर चर्चा हुई। SCO में कौन कौन से देश हैं? भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, तजिकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया इसके पर्यवेक्षक देश हैं। इसी से संबंधित एक और प्रश्न देखिए, शंघाई सहयोग संगठन SCO में भारत किस वर्ष शामिल हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2017 में। SCO एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका गठन वर्ष 2001 में किया गया था। SCO चार्टर अगले वर्ष 2002 में हस्तांतरित किया गया था और यह लागू कब हुआ है? यह लागू हुआ है 2003 ईस्वी में। 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान के शामिल होने के साथ ही इसकी सदस्यता 8 देशों तक विस्तारित हो गई है। ये यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा भारत में कब से प्रभावी हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 जून 2000 ईस्वी। भारत में विदेशी मुद्रा लेन देन के प्रशासन के लिए कानूनी ढांचा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 द्वारा प्रदान किया गया है। न्यूज में क्यों है? प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टर ED ने वर्ष 2014-15 से 2016-17 के 4913 मामलों की तुलना में वर्ष 2019-20 से लेकर के वर्ष 2021-22 के बीच फेमा और PMLA के तहत 14,143 मामले दर्ज किए हैं। तो देखिए कितना का जंप आया है। वर्ष 2021-22 में सबसे अधिक धन शोधन और विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामले देखे गए हैं। आप फिगर देख सकते हैं। ये जो ब्लू वाला है यह है फेमा के तहत और ये है PMLA के तहत। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF और इस वीडियो लेक्चर का इंग्लिश एडिशन और साथ में इंग्लिश में ही फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आपको एम्पियन एकेडमी ऐप पर मिलेगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दोस्तों, एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के सेंट्रल वर्ल्ड में भारतीय दूतावास द्वारा ट्रेंड MMS ऑफ इंडिया के सहयोग से हाल ही में पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के किस संस्करण का आयोजन किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे। यह आयोजन 29 से 31 जुलाई तक किया गया। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह इस उत्सव के मुख्य अतिथि थे। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 राज्य आते हैं। कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। इस उत्सव का पहला संस्करण फरवरी 2019 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।